तो बच्चों ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, फिर आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, फिर आपने डेथ ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, और ये पार्टनरशिप की अंतिम प्रक्रिया आ गई चलते चलते, जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म का समापन। खत्म हो गई फर्म, समाप्त हो गई। जब कोई भी फर्म समाप्त होती है, रीजन क्या है बच्चों? रीजन कुछ भी हो सकते हैं। कोई पार्टनर मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो, कोई पार्टनर फर्म में से रिटायर हो रहा है तो फर्म को डिसॉल्व करने का निश्चय कर दिया, कोई पार्टनरों में आपस में डिस्प्यूट हो गया हो, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया हो, तो कोई भी रीजन हो सकता है पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने का, समाप्त होने का। इस बारे में जैसा कि अपने को सभी को मालूम है, डिस्कशन करेंगे अपन, लेकिन अभी न्यूमेरिकल्स के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो जब कोई भी फर्म समाप्त होती है तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि उस फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उस फर्म की जितने भी दायित्व हैं, उन लायबिलिटीज का सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना? सबसे पहले लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। जब फर्म बंद होगी कोई भी, तो सबसे पहले लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। अब लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, और चूंकि ये पार्टनरशिप फर्म है तो जो भी एसेट्स लगी हुई है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सब लोगों की है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई पार्टनरशिप में जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको सोल्ड आउट किया जाएगा, बेचा जाएगा। क्योंकि टेबल एक है और पार्टनर 3 है, तो फिर क्या करेंगे? कैसे ले जाएंगे, कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इसको सेल कर दिया जाएगा। इससे जो पैसा आएगा उस पैसे को इन लायबिलिटीज में पेमेंट कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर अपने अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। तो ये है बच्चों पार्टनरशिप। ठीक है? यहां पर अभी तक आप लोग बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, लेकिन अब बनता है रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता, जिसमें आप रियलाइज करेंगे एसेट्स को सेल करके, पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज का। तो यहां पर बनाया जाएगा पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट यहां पे बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जैसा कि अभी तक आप बना ही रहे थे। और तीसरा बनता है यहां पर कैश या बैंक अकाउंट। कभी कभी कोई लोन हो पार्टनर का तो उसका अकाउंट बन सकता है, उसके 3 अलग सिचुएशंस है, मतलब वो चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, सम के थ्रू समझाने का एफर्ट लगाऊंगा, प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में सम निकाल लीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि इस टॉपिक में न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और क्या होता है। तो बच्चों इस चैप्टर के जो सम स्टार्ट हो रहे हैं वो जनरल एंट्री से हो रहे हैं, लेकिन जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद बता दूंगा, क्योंकि उसके बाद बताने से बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी, और अभी बताऊंगा तो आपके दिमाग में जा पाए ना जा पाए। तो इसलिए पहले लेजेंड्स वाले सम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा कुछ भी पीछे, या जिन्होंने पढ़ा और वो डस्टबिन में चला गया, उसको वहीं तक पैक करते हुए यहां से नई शुरुआत कीजिए। जो टॉपिक अब हो रहे हैं उनको यहां से संभालिए, और जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे उनको पढ़िए, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और अगर फिर 2-4 चैप्टर और पेंडिंग कर दिए, फिर पूरे साल भुगतना, फिर नहीं पकड़ में आने वाला।
चलिए, तो 7 नंबर से हम अपने सम को स्टार्ट कर रहे हैं और 7 नंबर में लिखा क्या है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा। ए बी इक्वल पार्टनर है, डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च। देयर फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलो, मतलब उनकी बैलेंस शीट दी हुई है और उस बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में जो भी लिखा है उसके नीचे जाइए। बिल्डिंग सोल्ड कर दी है 6300 में, फर्नीचर 3300, स्टॉक 13800, डेटर्स रियलाइज ओनली 800, प्लांट रियलाइज 4800, क्रेडिटर was paid 2600 in full settlement, expenses of realization 500, pass journal entry and prepare necessary account। जैसा मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा मैंने कहा जर्नल एंट्री की बातें हम बाद में करेंगे, अभी जर्नल एंट्री की बातें नहीं करेंगे, अभी बातें केवल करेंगे अकाउंट की। पहले आप अकाउंट को परफेक्ट समझ लीजिए। जनरल एंट्री 2 मिनट का काम है, क्योंकि जनरल को देख के लेजर, लेजर को देख के जनरल, जैसे अपन डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, पता होगा आप सभी को। चलिए भाई, तो 7 नंबर में सबसे पहले बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ से बच्चों सभी अपने आप को मेंटेन कर लीजिए और एक साथ चलिए। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पर पर्टिकुलर ही होगा, ये अमाउंट भी होगा, ये पर्टिकुलर ही होगा और ये अमाउंट भी होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे मुझे एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है। एक बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आपको अभी एडजस्टमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। रियलाइजेशन बनाने जा रहे हैं, रियलाइजेशन में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, इस बारे में बोल रहा हूं। सबसे पहले आपके पास जो बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में जितनी भी एंट्री लेफ्ट में लिखी है वो तो सब जाएंगी राइट में, और जितनी लिखी है राइट में वो जाएंगी लेफ्ट में। लेकिन कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, सुनिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि जो अकाउंट बनेंगे वो एक तो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा मैंने कहा कौन सा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा मैंने कहा कौन सा बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अकाउंट। ये तो अकाउंट इसमें मेंटेन होते हैं, लेकिन एग्जाम की अगर मैं फिर दोबारा बात कर लूं तो केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है। हमने बोर्ड ही ऐसा ले रखा है जिसमें आता है इतना छोटा छोटा। तो सर मैं ठीक है ना, तो बच्चों ये 3 अकाउंट यहाँ पर मेंटेन होते हैं, लेकिन 4th अकाउंट वो आपकी चॉइस है। आप चाहें तो उसे बनाएं, चाहें तो उसे दूसरे अकाउंट में फिर मैनेज होता है, और वो अकाउंट है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अब किसी की चॉइस तो पड़ देगी। तो बच्चों ये 4 अकाउंट बन सकते हैं, बनते हैं। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। बैलेंस शीट में जितनी भी एंट्री लेफ्ट में है वो सब कहाँ जाएंगी, राइट में, और जितनी भी एंट्री राइट में है वो कहाँ जाएंगी, लेफ्ट में। लेकिन जो एंट्री नहीं जाएंगी, अब वो बात है बच्चों, ये जो अकाउंट बना है आप देख रहे हैं ना भाई, जब मैं कैश या बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो इसमें क्यों आएगा, फिर तो वो उस अकाउंट में आएगा।
पार्टनर का लोन अकाउंट में बना रहा हूं तो लोन इसमें क्यों आएगा? फिर तो लोन अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट जब बना रहा हूं तो अभी पढ़ के आए हो, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, करंट, ड्राइंग, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस, ये सब कैपिटल से काम है इसका, तो वो कैपिटल में जाएगा। तो उन सब चीजों को छोड़कर बाकी जितनी चीजें होंगी वो सब यहाँ पे आएंगी। तो कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, मैं जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे नोट करके रखें। इसमें कैपिटल, करंट, ड्राइंग, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस, गुडविल नहीं आती यहाँ पे रियलाइजेशन में आएगी गुडविल। तो इतनी चीजें ये कैपिटल में जाएंगी तो इसलिए वो रियलाइजेशन में नहीं आएंगी। कैश या बैंक अकाउंट बनेगा तो वो यहां पे नहीं आएगा। पार्टनर का लोन, अदर लोन है, आउटसाइडर का लोन है, किसी का है तो यही आएगा। पार्टनर का लोन है तो अकाउंट बन सकता है, तो पार्टनर का लोन नहीं आएगा। तो आएगा क्या? वो 3 जगह एडजस्ट हो सकता है, बाद में बात करेंगे उसकी, पहले एक बार सीख लें। हाँ जी बोलूं? चलिए भाई बैलेंस शीट देखना स्टार्ट कीजिए। और जो बात मैंने कही है केवल बैलेंस शीट देखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं देखेंगे। अभी एडजस्टमेंट नहीं देखना है, नीचे क्या लिखा है अभी आपको नहीं देखना है। अभी आपको केवल ये देखना है कि बैलेंस शीट में क्या लिखा है। लेफ्ट लिखा है राइट जाएगा, राइट लिखा है लेफ्ट जाएगा, लेकिन जो नहीं जाएगा वो ये मैंने बता दिया। बोलूं अब? चलिए बुक देखिए, बुक देख के चलना तभी समझ में आएगा। बोर्ड पर या पड़ोसी पर मत देखना उसके रजिस्टर में क्या हो रहा है, बुक में देखना क्या हो रहा है, तब समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले क्रेडिटर लिखा है लेफ्ट में, राइट में आएगा। वैल्यू है इसकी 2700। जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व कैपिटल में जाता है, रिजर्व और फंड। बीज लोन ए और बी पार्टनर है, तो बी का लोन मतलब पार्टनर का लोन हो गया। और पार्टनर के लोन के लिए मैंने कहा अलग से अकाउंट बनाना है, तो फिर इसमें नहीं आना। कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेफ्ट खत्म कर लिया आप लोगों ने, समझ आ गया इतना? अब राइट पढ़ेंगे, बुक जरूर देखो। राइट पढ़ेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे सबसे पहले कैश एट बैंक नहीं आएगा, कैश और बैंक अकाउंट बनता है उसमें जाएगा। डेटर्स बिल्कुल आएगा बच्चों, वहां पे कहीं नहीं है डेटर्स का नाम। तो डेटर्स हो गया 1000। डेटर्स के बाद हमारे पास दिया हुआ है प्लांट, राइट में। लेफ्ट में आएगा 4700। स्टॉक दिया है राइट में, लेफ्ट में आएगा 15,000। बिल्डिंग दी है राइट में, लेफ्ट में आएगी 6,000। फर्नीचर दिया है राइट में, लेफ्ट में आ जाएगा 3,000। और बच्चों इसके बाद कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने बैलेंस शीट में से इन एंट्रियों को इस जगह पर इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। चिराग समझ आ गया? इधर पीछे आ गया, सब आ गया, मतलब इतना लिखना समझ में आ गया। अब बच्चों आपका काम क्या है, अब जो एडजस्टमेंट्स हैं अब अपन उनको पढ़ेंगे, ठीक है? पहले बैलेंस शीट देख ली, अब जो एडजस्टमेंट्स हैं आप वो देखेंगे
और इधर पे देखो जरा ध्यान से, इधर देखिए, अब एसेट्स इधर हैं, अब इनको बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा तो पैसे आएंगे, तो इस सब तरफ आएगा, फिर अपोजिट में आना है। और लाइबिलिटी इधर है, पेमेंट करोगे, पेड करोगे तो इधर आना, यानी एक बार फिर इधर से इधर आना। सर यही वाला फॉर्मेट रहेगा कि दूसरा? बेटा जब कोई चीज होगी तभी तो रियलाइज होगी। तो मैं दोबारा बच्चों अपनी बात को बोल रहा हूँ, एसेट्स आ गई लेफ्ट में, लेकिन रियलाइज होगी राइट में, लाइबिलिटी आ गई राइट में, पेड होगी लेफ्ट में। बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली रियलाइज कितने में हो रही है आपको कोई मतलब नहीं है, जितना लिखा है आपको उतना लिखना है। ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई डेटर 1000 के, वो कह रहा है 200 मिले, या वो कह रहा है 5000 मिले, हमें ये दिमाग नहीं लगाना है, जितने मिले हमें उतने लिखना है। सेम कंडीशन लायबिलिटी की यहाँ कितनी लिखी है उससे कोई मतलब नहीं, जितना पेड करने की बोल रहा है उतना ही लिखना है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे बिल्डिंग सोल्ड हुई है 6300 में। हाँ, तो इससे मतलब नहीं है कि हम दिमाग लगाएं कि भाई 6000 की थी, 6000 की तो कैसे मिल गए, हमें नहीं लगाना दिमाग। जितने में बिक गई, सेल हो गई, उतना लेना है, प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना, नहीं देखना है। चलिए भाई, अब सबसे पहले बोला है बिल्डिंग सोल्ड हुई, बताइए बिल्डिंग सोल्ड हुई तो पैसे मिल रहे हैं, किस साइड आएंगे, राइट साइड आएंगे, क्योंकि एसेट्स इधर है, इधर आएंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो ना, ये किस हेडिंग में आएंगे। बैलेंस शीट के अंदर अगर कैश लिखा होगा तो बाय कैश में आएंगे, बैंक लिखा होगा तो बाय बैंक में आएंगे। देखिए बैलेंस शीट में क्या लिखा है, बैंक लिखा है, तो बैलेंस शीट में अगर बैंक लिखा है तो बाय बैंक के हेडिंग में आएंगे। सबसे पहले नीचे एडजस्टमेंट में बिल्डिंग 6300 एसेट्स होती है, यहां पर आएगी। फर्नीचर 3300 कहाँ आएगा, इसी में आएगा, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है, इधर से इधर ही आना है। तो फर्नीचर 3300, स्टॉक भी एसेट्स है, इधर ही आना है 13800। डेटर्स भी एसेट्स है और ओनली 800 रियलाइज हुए हैं, तो हमें जैसा रियलाइज हुआ है वही लिखना है। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि वहां क्या लिखा है, जितना कह रहा है उतना ही रियलाइज करना है। डेटर्स हो गया यहाँ पर, इतना करने के बाद प्लांट रियलाइज 4800, तो प्लांट 4800। इसके बाद लिखा हुआ है प्लांट के बाद क्रेडिटर पर पेड ऑफ 2600 इन फुल सेटलमेंट। लेफ्ट साइड बिल्कुल बच्चों, क्रेडिटर लायबिलिटी है, पेमेंट की बात कर रहा है, अपोजिट जाना पड़ेगा, तो टू बैंक फिर लिखना पड़ेगा, तो टू बैंक क्रेडिटर 2600। इतना करने के बाद आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 500। हाँ भाई, अब सुनिए जरा मेरी बात। लगता है कब से पढ़ रहे हो? क्लास 11 से। मैं पहले अपनी बात की बात कर दूं बेटा, जब कोई चीज किसी हेडिंग के अंदर आ रही है तो वो तो अगर 2 बाय लगा दोगी तो वो तो फिर नया हेडिंग हो गया, फिर वो बैंक हेडिंग का रहा। कोई चीज हेडिंग के अंदर आ रही है तो 2 बाय थोड़ी लगेगा, हर एंट्री सेपरेट होती तो बाय बिल्डिंग, बाय मशीन ऐसे लिखते, लेकिन हेडिंग बैंक है, उसके अंदर ये सब है, इसलिए 2 बाय का यूज नहीं किया। अब बच्चों सुनना जरा, अब इतना लिखने के बाद ये तो बुक में से लिख लिया, एक चीज छूट गई है भी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेकिन उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ आपको बात। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, पैसे रियलाइज हुए किस तरफ लिखे आपने, और पेमेंट किस तरफ लिखे आपने। अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसी एसेट्स जो यहां पर ना हो
लेकिन वो कह रहा है रियलाइज हुई। जैसे मैं कहूं टाइपराइटर रियलाइज हुआ, तो दिमाग में ये नहीं लगाना कि टाइपराइटर था ही नहीं तो रियलाइज कैसे हुआ। हमको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर रियलाइज हुआ है तो इस साइड लिखना ही लिखना है। पेमेंट, वो कहे बैंक लोन का पेमेंट किया, दिमाग नहीं लगाना है कि बैंक लोन तो था ही नहीं, पेमेंट क्यों किया। हमें अगर वो नीचे एडजस्टमेंट में पेमेंट की बोल रहा है तो पेमेंट कोई भी साइड लिखना ही लिखना है। कोई भी पेमेंट इस साइड, कोई भी रियलाइज इस साइड। तो अब वो कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, बताइए किस साइड है? पेमेंट साइड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस मिलते हैं कि देते हैं? देते हैं बच्चों, एक्सपेंस देते हैं। खर्चे करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, और देने पड़ेंगे तो टू बैंक वाले हेडिंग में पेमेंट देता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो 500। इतना ठीक है? समझने की बात है। हाँ जी, कोई भी चीज देने वाली, चाहे वो बैलेंस शीट में लिखी हो चाहे नहीं लिखी हो, अगर मिले हैं तो राइट साइड में और दिए हैं तो लेफ्ट साइड में, जहां पेमेंट आ रहे हैं वहां पर लिखना पड़ेगा। अब फिर एक और बात है, सुनने। अब बच्चों क्या है, सुनिए। एसेट्स कितनी है और रियलाइज कितनी हुई, दिमाग नहीं लगाना है। एसेट्स यहाँ पे 5 लिखी है, रियलाइज 5 हुई, 6 हुई, 2 हुई, 1 हुई, दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन लायबिलिटी जितनी है, जितनी पेड हो गई ठीक है, और जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा है विदाउट इंफॉर्मेशन पेड करना है। तो लायबिलिटीज को हमेशा विदाउट इंफॉर्मेशन पेड करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी हमेशा चेक करके करनी पड़ेगी। बताइए लायबिलिटी में क्या क्या लिखा है? क्रेडिटर, बताइए उधर लिखेंगे क्या पेमेंट हो गया? हो गया। और कोई लायबिलिटी है? तो काम खत्म हो गया। लेकिन मान लो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, यहाँ बिल्स पेबल लिखे होते और उसके बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा होता, बिना कहे, पूरे सम में नहीं लिखा, बिना कहे बिल्स पेबल का पेमेंट करना पड़ता। लायबिलिटी का पेमेंट विदाउट इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? बस काम खत्म हो गया। टोटल लगा दीजिए, जो टोटल है वो बाहर निकाल दीजिए। इसका टोटल 3100 आ रहा है। तो बच्चों ये टोटल आ गया। और अब आप जानते हैं कि हमको प्रॉफिट और लॉस देखना होता है, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं। लेफ्ट और राइट का टोटल लगा करके, तो बच्चों इसमें लॉस दिख रहा है मुझे, मैं बुक में से ही लिख रहा हूँ, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों लॉस जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस सब में ए और बी पार्टनर हैं, तो ए और बी 1100 रुपीज का ये लॉस है। ये बैलेंस निकालना आता है ना सबको? राइट के टोटल में से लेफ्ट का टोटल लेस करके बैलेंस निकलता है। इधर का टोटल रफ में लिखेंगे, इधर का टोटल रफ में लिखेंगे, जो डिफरेंस आएगा इधर आने पे लॉस, इधर आने पे प्रॉफिट। 11 में पढ़ा है ना अकाउंट आपने, तो बैलेंस तो आता ही होगा। इतना करने के बाद अब ये लॉस जिन पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ए और बी है, इक्वल रेशो में है। आप सभी जानते हैं 2 लोगों में 1100 बांटोगे इक्वल, तो 2 से डिवाइड कर दोगे 550। ये पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, हैरानी हो तो बताइए। मैंने कहा सबसे पहले रियलाइजेशन और सबसे लास्ट में कैश या बैंक बनेगा। बाकी अकाउंट ऊपर नीचे कुछ भी करते रहो, कोई सा भी पहले कोई बैंक या कैश। बीच में जो अकाउंट है वो ऊपर नीचे कुछ भी पहले बना लो, बाद में बना लो। ये छोटा सा था एक लाइन का, तो मैंने पहले इसको बना दिया। हाँ भाई, कौन बता रहा है? मैंने कहा 11th क्लास में ट्रायल बैलेंस पढ़ा हुआ है। लोन को ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखते थे? क्रेडिट में।
लोन को ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। चलिए देखते हैं। देते थे नहीं तो दोबारा पढ़ना। बच्चों इतना सा फॉर्मेट मैंने ट्रायल बैलेंस से एक दिन लिखा के भेजा था। डेबिट में एसेट्स आती है, क्रेडिट में लायबिलिटी आती है। बैलेंस शीट बनी थी हुई है, लोन लायबिलिटी में लिखा है, लायबिलिटी क्रेडिट में आती है। जो चीज ट्रायल बैलेंस में जिस साइड आती है उसी साइड अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन करती है। तो जो लोन लिखा है उसका सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, और ऐसे नहीं समझ में आए तो लेफ्ट में लिखा है तो राइट में बैलेंस आएगा, ऐसे याद कर लो। इधर भी तो क्रेडिटर लेफ्ट में थे तो राइट में लिखे, तो ऐसे याद कर लो। अगर ट्रायल बैलेंस समझ में नहीं आता है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो लेफ्ट वाली एंट्री का बैलेंस राइट में ब्रॉट डाउन करते हैं। और बीज लोन लिखा है 3000 का। ठीक है, इस लोन के बारे में कुछ लिखा है, इस लोन के बारे में नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है क्या? नहीं। तो क्या है? पेमेंट होगा, अभी बताया था लायबिलिटी का पेमेंट विदाउट इंफॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये जो लोन है बिना कहे बैंक अकाउंट के नाम से बंद कर दिया जाएगा, यानी पेमेंट कर दिया जाएगा। और लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है, ऐसा आपको याद रख लेना है। तो पेमेंट करोगे तो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए माइनस वाली साइड में, अपोजिट साइड में टू बैंक लिख दिया गया। तो कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर उतने कॉलम। यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, ए और बी, तो अमाउंट के 2 कॉलम। सर जी एग्जाम में कहाँ तक पूछना है? रियलाइजेशन की बात, बस रियलाइजेशन। सर ये भी नहीं बने अगर हाँ भाई बच्चों, कैपिटल अकाउंट वही पुरानी बात है, ये लिखी रखी है। जिन्होंने पहले नहीं ध्यान दिया है या जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, जिनको याद नहीं है, ये जो 6 चीजें लिखी है, इन 6 चीजों को बैलेंस शीट में देखेंगे। लेफ्ट में लिखी होंगी तो राइट में लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट में राइट में लिखी होंगी तो लेफ्ट में लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, लेफ्ट में लिखी है तो राइट में लिख दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो बैलेंस शीट में कैपिटल 12,000 दोनों की। आप बैलेंस शीट में वो 6 नाम पढ़ते जाओ। कहीं लिखा है करंट अकाउंट बैलेंस शीट में? ड्राइंग लिखा है बैलेंस शीट में? रिजर्व फंड लिखा है बैलेंस शीट में? लेफ्ट में लिखा है, राइट में जाएगा, पार्टनरों के रेशियो में बढ़ जाएगा। इक्वल पार्टनर है बच्चों, अमाउंट 3000 है, 1500 ईच। इसके बाद बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है? नहीं है, बस काम खत्म बच्चों। यहाँ पे गुडविल नहीं देखते, ध्यान रखना, गुडविल इसी में आ जाती है, रियलाइजेशन। अब बैलेंस शीट पूरी हो गई, अब आप सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। अरे सर, और पार्टनर के नाम में अगर कोई भी एंट्री हो तो उसको ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे पार्टनर के नाम की कोई एंट्री दिख रही है आपको? यहाँ पे दिख रही है लॉस की, लॉस राइट में है तो रियलाइजेशन लेफ्ट में आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना जितना लिखा है 550 और 550, ठीक है। अब फर्म हो गई बंद बच्चों, एंट्री हो गई पूरी। अब आप जानते हैं कि ज्यादा पैसे बचे हैं तो पैसे ले जाओ, कम है तो पैसे ले आओ। यानी बैंक या कैश के नाम से दोनों तरफ को सिंपल कर दिया जाएगा। तो आपको पता है उधर का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल कम है, तो बैंक अकाउंट लिख दिया जाएगा 13,500, यानी 12,950 माइनस करके,
और ये भी 12,950 और इसी के साथ ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। बैंक बच्चों ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखोगे? डेबिट में, क्योंकि एसेट्स है और एसेट जमा नहीं चले तो एसेट्स है, एसेट्स कोई भी डेबिट होती है तो ये डेबिट में लिखने से बढ़ेगा और क्रेडिट में लिखने से घटेगा। जिस साइड ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज आए उस साइड प्लस लगा दो, अपोजिट में माइनस लगा दो। प्लस का मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके करने से बैंक बढ़े तो प्लस वाली साइड लिख दो, ऐसा कोई भी काम जिसके करने से बैंक कम हो माइनस वाली साइड लिख दो। अब बच्चों सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, वो अभी पहले सिंपल सीख लो फिर उसके बाद सिखाते हैं। अब बच्चों बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस लाएंगे। देखिए बैंक का बैलेंस कितना है, 3,000। बैलेंस शीट की एसेट्स में यानी राइट में, तो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। ये तो ले लिया बुक में से। और अब बच्चों सुनिए इसमें बोर्ड पर यहां से लेके जितने भी अकाउंट बनाए जहां जहां बैंक लिखा है लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। जहां जहां बैंक लिखा है लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। ये लिखा है बैंक डेबिट में तो रियलाइजेशन जाएगा क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और बच्चों 3,100 ये लिखा है बैंक क्रेडिट में, रियलाइजेशन आएगा डेबिट में 29,000। जी हाँ, जिस अकाउंट से उठ के आता है वो लिखते हैं। इसका बैंक खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, ये लिखा है बैंक डेबिट में तो बीज लोन जाएगा क्रेडिट में। अमाउंट 3,000। फिर ये लिखा है दो बार बैंक दोनों के अकाउंट डेबिट में तो दोनों कैपिटल जाएंगे क्रेडिट में बाय एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ये में है 12,950 और बी में भी है 12,950। बस भाई कैश और बैंक खत्म हो गया। इनका टोटल विदाउट इंफॉर्मेशन इक्वल आता है। अपने आप ये कैश बैंक बराबर हो जाएगा और इसी के साथ बच्चों ये सम आपका कंप्लीट हो गया। इतना नहीं था। रेशियो 3:1 है। बैलेंस शीट आपके पास दी हुई है और फिर वही बात कि बैलेंस शीट में से लेफ्ट की एंट्री को राइट में लिखना है। सबसे पहले क्रेडिटर लेफ्ट में है तो राइट में ले आइए 45,000 बाय क्रेडिटर। बताइए एज लोन आएगा क्या? ये फर्म का पार्टनर है इसलिए उसका लोन नहीं आएगा। कैपिटल नहीं आएगी। इसके बाद डेटर्स राइट में है, लेफ्ट में आएंगे 20,000। सन्ड्री एसेट्स राइट में है तो लेफ्ट में आएगा 70,000। हाँ भाई, तो बैलेंस शीट में से तो केवल इतनी ही एंट्री है। समझ आ गया? लेफ्ट की एंट्री राइट, राइट की एंट्री लेफ्ट। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। लिखा है डिसाइड डिसॉल्व द फर्म एवरडेट 15,000 फ्रॉम डेटर्स, 60,000 फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। बताइए किस साइड आएगा? राइट साइड। बिल्कुल बच्चों, राइट साइड आएगा। इस सब में बैलेंस शीट में ना कैश लिखा ना बैंक लिखा। आपकी जो इच्छा हो वो लिखिए। कैश इच्छा हो कैश लिखिए, बैंक इच्छा हो बैंक लिखिए, जो भी कहे वो लिख दीजिए। चूंकि बैलेंस नहीं है तो डेटर्स और सन्ड्री एसेट्स
बच्चों जितने मिले 15 मिले डेटर से और 60 मिले सन्ड्री एसेट से, टोटल हो गया 75,000। बस भाई लिखी बातें पूरी हो गई। हाँ भाई बच्चों, टोटल बराबर कर दे या कुछ करें? पेमेंट होगा लायबिलिटी का बिना कहे। तो बच्चों क्रेडिटर का पेमेंट बिना कहे होगा, नहीं कहेगा लायबिलिटी तो भी पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर 45,000, बस भाई अब कुछ बचा नहीं। तो अब आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। इसमें भी बच्चों लॉस हो रहा है, टोटल बराबर किया जाता है। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनरों में बटेगा, पार्टनर्स के नेम ए बी है। आपको मालूम है 15,000 का लॉस है बच्चों टोटल इक्वल करने पर, और रेशो इसमें दिए हैं 3 और 1। हाँ भाई बच्चों 15,000 को 3 1 आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी सबने रेशो बांटना। 3 और 1 रेशो है, 3 और 1 का टोटल करते हैं 4। जिस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे इससे कैंसिल करते हैं। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। 3750 इंटू 3 करेंगे तो 3 वाले का, इंटू 1 करेंगे तो इसका 11,250 और 3750 मल्टीप्लाई करने पर आ गया। पहला अकाउंट पूरा हो गया। लॉस आया, इधर का टोटल लगाया 1,35,000, इधर का टोटल लगाया तो 1,20,000, 1,20,000 120, 135 में से 120 माइनस किया तो डिफरेंस। अब बनेगा बच्चों एज लोन अकाउंट। हाँ भाई लोन लेफ्ट में लिखा है तो कहाँ आएगा? राइट में आएगा, बाय बैलेंस बट डाउन के नाम से आएगा। और आप जानते हैं कि लोन की वैल्यू 20,000 है। ठीक है, और ट्राई से क्लोज करोगे। बैंक से लायबिलिटी का पेमेंट विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना कहे किया जाता है टू बैंक अकाउंट 20,000। अब बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बच्चों इसमें भी 2 ही पार्टनर हैं, तो अमाउंट के 2 ही कॉलम बनेंगे, ए और बी। बच्चों को 5-6 बातें लिखी हैं। बैलेंस शीट में से लेफ्ट होगी तो राइट, राइट होगी तो लेफ्ट। सबसे पहले कैपिटल में कैपिटल लिखी जाएगी, लेफ्ट में दी है राइट में जाएगी। कहना 15,000 बाय बैलेंस बट डाउन के नाम से। बच्चों बैलेंस शीट के अंदर करंट नहीं है, ड्राइंग नहीं है, रिजर्व फंड नहीं है, प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये सब लिख लेना। ये राइट साइड वाला हिस्सा लिख के रख लेना, जिससे वो आगे भविष्य में कभी भी देखोगे भूल जाओगे तो ध्यान आ जाएगा। अब बच्चों क्या बताया था, बैलेंस शीट में कुछ ना होने के बाद इसमें आइए पार्टनरों के नाम की एंट्री ढूंढिए। केवल लॉस है राइट में, तो रियलाइजेशन लेफ्ट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 11,250 और 3750। ठीक है बच्चों, अब कुछ बचा नहीं। फर्म
विड्रॉल हो गई, जैसा पहले कहा था, कम पड़ जाए तो घर से मंगा लो, ज्यादा है तो वापस कर दो, बैंक के नाम से बराबर होगा। लेफ्ट आए या राइट आए, दोनों में बच्चों एक में इधर और एक में इधर आ रहा है, ए का टोटल इधर ज्यादा बैठ रहा है तो 1250 इधर आएगा, और बी का टोटल इधर ज्यादा बैठ रहा है तो इधर आएगा 11,250। दोनों तरफ आ गया बच्चों, इसमें बैंक समझ में आ गया। ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को घटा के जिस साइड भी आए, राइट साइड में बैंक आने का मतलब है पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। इधर देखो, कैपिटल लगी थी 10,000 और लॉस हो रहा था 11,250, तो हम इससे कह रहे हैं 1250 घर से ले आओ। इनके लगे थे 15 और लॉस था 3, तो हम इनसे कह रहे हैं 11,250 ले जाओ। क्लियर? और अब है लास्ट बैंक अकाउंट। इस सब में बैंक का बैलेंस ही नहीं है, बैंक बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो बैलेंस वर्क डाउन नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसके बाद जहां से जैसे है वहां से वैसी एंट्री काम में कर दो। जहां जहां बैंक लिखा है, ये लिखा है बैंक डेबिट में, तो रियलाइजेशन जाएगा क्रेडिट में, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 45,000। ये लिखा है बैंक राइट में, रियलाइजेशन लेफ्ट में 75,000। फिर ये लिखा है बैंक डेबिट में, तो एज लोन क्रेडिट में 20,000। फिर ये लिखा है बैंक डेबिट में बी के यहाँ, तो क्रेडिट में बाय बी कैपिटल 11,250, और ये लिखा है बैंक क्रेडिट में, तो बच्चों ए का कैपिटल डेबिट में। और जैसा कहा था कि बच्चों कैश बैंक के टोटल अपने आप इक्वल होते हैं, तो कैश और बैंक के टोटल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, इक्वल आपको करने नहीं पड़ेंगे। तो ये है बच्चों रिजोल्यूशन की कहानी। इतना समझ में आ गया तो मतलब ये मान लो कि आपको 95% चैप्टर समझ में आ गया, केवल 5% एडिशनल बातें कुछ और मिलेगी, बाकी मैं काम यही है। कुछ समझ में आया आपको? और इधर से पीछे बच्चों आपको कुछ समझ में आ गया? हाँ सर, समझ आएगा।